जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या था कि अपना प्रेशर देखा था। प्रेशर और स्ट्रेस हमने देखा था। प्रेशर और स्ट्रेस में हमने डिफरेंस भी देखा था। स्ट्रेंथ को भी हमने डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके थे अपनी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, देखेंगे कितने टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं हमारी। और साथ में हम अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की भी बात करेंगे। जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसकी बात करेंगे, और वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ बेसिक बेसिक पॉइंट आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है गाइस कि हमारा जो थीम है वो है कंटेंट ही है हमारी पहचान। वीआईपी सिविल गुरु हमारे चैनल का नाम है। तो हमारे दो कोर्सेज़ हमारे चल रहे हैं, अगर आप लोगों को मालूम हो तो। पहला कोर्स तो है हमारा ए जेई एग्ज़ाम के लिए। कोई भी आपका स्टेट का ए जेई एग्ज़ाम हो, चाहे फिर एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, तो उन सब के लिए सबसे पहला कोर्स हमारा आता है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन। तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे कोर्स 2 की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का वन लाइनर कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। जो हमारा वन लाइनर वाला है वो आप लोगों को सेम इसी की तरह कोर्स मिलेगा, जो अभी आप वीडियो देखोगे इसी की तरह होगा। इसमें आप लोग कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कोर्स देखने को मिलेगा। डेली क्लासेस, डेली पीडीएफ और डिटेल्ड एमसीक्यू आप लोग को मिलेंगे। और किस तरीके से एमसीक्यू हम कराते हैं, अगर आपको डाउट है तो आप हमारा चैनल विजिट कर लीजिए। इस पर बहुत सारे एमसीक्यू आप लोग को मिल जाएंगे। वीआईपी सिविल गुरु हमारे एप्लीकेशन का नाम है, जो कि आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें देखिए कॉन्टैक्ट की, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6 to 9 PM के बीच। अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, कॉल पे, या फिर टेलीग्राम पे। आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में देखिए अभी मैं कोर्स की प्राइजेज़ की बात करूँ तो बहुत नॉमिनल प्राइस चल रहा है। कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन 499 रुपीज़ में चल रहा है। और जो हमारा सिविल इंजन का वन लाइनर है, ये तो एक अल्टीमेट कोर्स है जिसकी जो फीस है वो 649 रुपीज़ है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना, कोई भी पे नहीं करना है। और सारे पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट के आप लोगों को एक जगह कलेक्ट होकर के मिल जाएंगे, और आप लोगों को इधर उधर परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं हम वीडियो लेक्चर। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमको स्ट्रेस स्टार्ट करना है। तो स्ट्रेस क्या था हमारे पास? स्ट्रेस था हमारे पास इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या था हमारे पास? स्ट्रेस था। और हमने देखा था इसकी यूनिट क्या आ गई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने स्ट्रेस देख लिया था। मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो हमारा इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्यों लेते हैं और ये इंटरनल फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी थी। अब देखिए हम बात करेंगे स्ट्रेसेस की, कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में सबसे पहले हमारे पास देखिए दो तरीके की स्ट्रेसेस आती हैं। अगर हम मेनली क्लासीफाई करें तो टू टाइप्स की स्ट्रेसेस हमको देखने को मिलेंगी। एक हमारे पास होगी इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और दूसरी होगी हमारे पास ट्रू स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है हमारे पास? तो वही एरिया लोड अपॉन, या फिर हम बोले इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। जो भी बॉडी का, अगर मान लीजिए ये बॉडी आप लोग की पहले ओरिजिनल बॉडी जो थी रेड वाली थी, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो रेड वाली क्या थी आप लोग की ओरिजिनल बॉडी थी, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ले लिया ए नोट। तो जो हमारा लोड हमने लगाया है इसकी वजह से जो इसमें रजिस्टेंस होगा, रजिस्टेंस इंड्यूस्ड होगा, तो वो रजिस्टेंस फोर्स अपॉन जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वो अगर हम ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएंगी? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और हम इन्हीं स्ट्रेस का यूज़ करते हैं, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये चीज़ आप समझ के चलेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस क्या होती है? अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपने ये जो रेड वाली बॉडी थी आपकी, आपने इस पर एक फोर्स लगाया जो कि आपका पी अमाउंट का फोर्स था। अब जब पी अमाउंट का, देखिए फोर्स होता क्या है? फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है आप लोग का पुश एंड पुल। ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, पुश एंड पुल क्या होता है? फोर्स होता है। अब पुश अगर हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? कंप्रेशन बोल देंगे। और पुल अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? टेंशन बोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने टेंसाइल फोर्स हमने लगाया है। तो जो टेंसाइल फोर्स हमने लगाया इसकी वजह से होगा क्या है? बॉडी एलोंगेट हो जाएगी, और इस शेप में, जो ब्लैक वाली शेप है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आप किसी भी बॉडी पे, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास रबर है,
ठीक है। अब रबर पे आप टेंसाइल फोर्स लगाइए, तो जैसे जैसे आप रबर पे टेंसाइल फोर्स लगाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका धीरे धीरे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता जाएगा, धीरे धीरे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं, जो हमारा जो हमने इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा उस बॉडी पे, और जो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एरिया होगा। इंस्टेंटेनियस एरिया वो होता है जो आप लोग क्या करते हो, हर एक पॉइंट पर देखते जाओ तो एरिया चेंज होता जाएगा। अब एक बात बताओ कि हर एक पॉइंट पर आप एरिया थोड़ी ना मेजर करने बैठोगे, तो इतना इनका जो है इतना यूज़ नहीं होता है ट्रू स्ट्रेस का। तो ट्रू स्ट्रेस होती है कि इनमें क्या करते हैं, हम अपना एरिया हर एक पॉइंट पे मेजर करते हैं। आपने लोड लगाया फिर मेजर करा, फिर लोड थोड़ा सा बढ़ाया फिर एरिया मेजर करा, फिर लोड बढ़ाया फिर एरिया मेजर करा। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस उसमें हर एक पॉइंट पर टाइम के साथ एरिया आप उसमें मेजर करते जाते हैं। अब एक रिलेशन है, तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस। ये स्ट्रेन नहीं है पहली बात, तो स्ट्रेस है। ठीक है, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। ये जो है वो स्ट्रेस है। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस के एप्साइलन। तो एप्साइलन से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। और सिग्मा टी क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू स्ट्रेस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये जो अभी हमने देखा, ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन था स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। कई बार ये फॉर्मूले पे हमसे न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं पूछता, लेकिन डायरेक्ट एमसीक्यू में ये हमारे सामने देखने को मिल जाता है। सही रिलेशन पूछ लेता है, सिग्मा इज इक्वल टू पूछ लेगा, सिग्मा टी अपॉन वन एप्सिलॉन, ऐसा करके वो चार ऑप्शन यहाँ से कुल मिलाकर फ्रेम कर देगा, और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा रिलेशन सही है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में। तो इसलिए हमें फॉर्मूला याद करना है। अब देखो, अब हम बात करेंगे स्ट्रेसिस की, ये जिन स्ट्रेसिस का हम यूज़ करने वाले हैं अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर में एज अ सिविल इंजीनियर, हम उनको यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल स्ट्रेसिस और हमारी शियर स्ट्रेसिस, दो तरीके की स्ट्रेसिस हम देखेंगे जिनको हम यूज करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, जो नॉर्मल लोड की वजह से आएगी, जो किसकी वजह से आएगी, नॉर्मल लोड या नॉर्मल फोर्स की वजह से आएगी। शियर स्ट्रेस कौन सी होगी, जो शियर फोर्स की वजह से आएगी, जो शियर फोर्स की वजह से आएगी आप लोग की। अब देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस है क्या, जो नॉर्मल फोर्स की वजह से आएगी। नॉर्मल फोर्स क्या होगा, अगर मान लो किसी बॉडी का ये प्लेन है, तो इससे अगर 90 डिग्री के एंगल पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो जो नॉर्मल फोर्स की वजह से आएंगी वो नॉर्मल स्ट्रेसेज होंगी। तो यहाँ पे देखिए, कोई ये बॉडी थी, और इस बॉडी का ये ब्लू वाला देखिए आप लोग को नज़र आ रहा हो, तो ये प्लेन है, इसको हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमने टेंसाइल फोर्स लगाया टॉप पे बॉटम पे, दोनों साइड हमने टेंसाइल फोर्स लगाया। तो इस टेंसाइल फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा, और वो कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जितना अप्लाइड फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफॉर्मेबल बॉडी है, और डिफॉर्मेबल बॉडी बॉडी पर जो नेट फोर्स होता है हमारा, वो क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। तो आपको मालूम होगा, जितना हमारा अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही रजिस्टिंग फोर्स होता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कराया था। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस इजिकल टू कितना आ जाएगा, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया बिफोर लोडिंग, हम लेकर के इसको चलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी लोडिंग हो जाएगी। अब हम बात करें किसकी, शियर स्ट्रेस की। तो शियर स्ट्रेस किसकी वजह से आएगा, शियर फोर्स की वजह से। और शियर फोर्स आप लोग का क्या होता है, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हो आप लोग। ऐसे मान लीजिए कोई बीम है, और यहाँ पर आप लोग के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, शियर। एक ये फोर्स था, एक ये फोर्स था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड, तो इनको हम क्या बोलेंगे, शियर फोर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई ये फोर्स हमारे पास था एफ, जो कि क्या था, इस प्लेन से थीटा डिग्री के एंगल पे लग रहा था। तो जब थीटा डिग्री के एंगल पे कोई फोर्स लगता है, तो याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को हमेशा, पूरे आप इंजीनियरिंग में इसको याद रखेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने बताया ये फोर्स एफ है, अब ये जो है इस प्लेन से थीटा डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हमारे होंगे, जो जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है, अगर मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है उस पर आ जाएगा कोस थीटा, तो ये आ जाएगा एफ कोस थीटा। और उसके अपोजिट पे आ जाएगा एफ साइन थीटा। अब आप लोग कहोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हो सकता है ये एंगल हमारा इससे बने वाई एक्सिस से। तो मैंने कहा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है
कि जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा उधर कोस आ जाएगा, तो आपके इधर कितना आ जाएगा एफ कोस थीटा और इधर कितना आ जाएगा एफ साइन थीटा। और जिस डायरेक्शन में हम बात करेंगे फोर्स की उसी डायरेक्शन का हम कंपोनेंट अपना ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एफ फोर्स था जब ये लग रहा था तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ एस आई गया और वर्टिकल कंपोनेंट एफ टी आई गया, ठीक है। लेकिन हम तो शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस क्या होगी, बॉडी पे इस तरीके से एक्ट करेंगी जो शियर फोर्स है इस तरीके से एक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो हम यहाँ पे कौन सा फोर्स लेंगे, एफ एस। तो एफ एस आएगा और किस एरिया पे लगेगा, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही हमारा लगेगा, तो वो एरिया हमारा नीचे आ जाएगा। तो स्ट्रेस भी, शेयर स्ट्रेस भी क्या होगी, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो सेम वही रहने वाला। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्दर नॉर्मल स्ट्रेस की, तो देखिए भाई जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है हमारे पास ये दो तरीके की होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर दो तरीके की होंगी, एक तो हमारी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होंगी और एक हमारे पास क्या होंगी, बेंडिंग स्ट्रेस होंगी। अब डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारी ड्यू टू कंप्रेशन या ड्यू टू टेंशन आएंगी, या तो कंप्रेशन की वजह से आएंगी या टेंशन की वजह से आएंगी। और कंप्रेशन देखिए, अगर ये कोई बॉडी है ब्लैक वाली तो एक फोर्स इस पर इधर से लग रहा है और एक इधर से लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें ड्यू टू टेंशन, तो ड्यू टू टेंशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं और इस बॉडी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो खींच रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ड्यू टू टेंशन है, ठीक है। यानी कि इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। समझ आया, कंप्रेशन और टेंशन। तो कंप्रेशन और टेंशन की वजह से होंगी वो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होंगी। और एक होती है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस कौन सी होती हैं, जो ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट होती हैं। किसकी वजह से होती हैं, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। अब सर ये नया टर्म आई गया बेंडिंग मोमेंट, ये क्या होता है, थोड़ा सा वेट करो। बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क क्या होता है, दोनों अभी आप लोगों को मैं बता दूंगा, बस 2 मिनट वेट करो। तो जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से होती है, बेंडिंग मोमेंट कुछ किस तरीके से होगा, देखिए नीचे से ये फोर्स था, ये नीचे से फोर्स लग रहा था रेजिस्टिंग फोर्स, ऊपर से अप्लाइड फोर्स था। तो ये जो रोड थी हमारी ब्लैक वाली, ये इस तरीके से बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैंड। तो अगर ये बैंड हो गई तो इस बैंडिंग की वजह से भी कुछ ना कुछ इस टाइम, क्योंकि आप इसको बैंड करने की कोशिश कर रहे हो और कोई भी मटेरियल क्या करता है, अपने आप को रजिस्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर ये अपने आप को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा और आप इसको बैंड करने की कोशिश करोगे तो इसमें क्या होंगी, एक स्ट्रेस डेवलप होंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। और इन डायरेक्ट जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है इनको हम आगे जा कर के पढ़ेंगे बेंडिंग इक्वेशन में। किस में पढ़ेंगे, बेंडिंग इक्वेशन में। तो क्या होती है बेंडिंग इक्वेशन, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। ये हमारे पास होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वाली होगी हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस। अब आती है हमारे पास शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस की बात करें तो भाई लोग शियर स्ट्रेस भी दो तरीके की होंगी, एक होंगी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और एक होंगी टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो शियर फोर्स की वजह से होंगी और जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस होंगी वो टॉर्क की वजह से होंगी। अब देखो शियर डायरेक्ट डायरेक्ट शियर फोर्स की वजह से कैसे होंगी, तो अभी मैंने आप लोग को बताया था जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स या आप लोग के सॉरी इक्वल एंड अपोजिट नहीं, ठीक है। जब टू अपोजिट फोर्स, कोई ज़रूरी नहीं इक्वल होगा यार, वो कपल में होता है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं होंगे, केवल अपोजिट फोर्स होंगे। तो जब टू अपोजिट फोर्स आप लोग के यहाँ पे एक्ट करेंगे, तो जब दो अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, शियरिंग होती है। क्या होती है, शियरिंग। तो वहाँ पे ड्यू टू शियर फोर्स, तो शियर फोर्स को हम रिप्रेजेंट करके चलेंगे वी से। तो वी की वजह से जो आएगा, देखो आप लोग की ये शियर स्ट्रेस आपको देखने को मिलेंगे, टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अपना इसी में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इससे। फिर आता है हमारे पास टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जो कि टॉर्क की वजह से होती है। तो देखो ये हमारे पास टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, टॉर्क होगा जो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे अपनी टॉर्जनल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे गाइज वहाँ पे, टॉर्जनल इक्वेशन। और ये देखो ये हमारे पास क्या होती है, टॉर्जनल इक्वेशन होती है टी अपॉन जे इज इक्वल टू टो अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ठीक है। जब आप कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना और वापस इसको पढ़ के आओगे तब आप लोग को इसकी वैल्यू पता चलेगी कि हाँ ये चीज़ें हमने वहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कर ली थी और ऐसे ऐसे था ये, तब आप लोग को समझ आएगा। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की और टॉर्क की, ये क्या होते हैं, जिनको नहीं मालूम उनको बता देते हैं। देखो ये हमारे पास क्या होता है, ये समझो कि ये हमारे पास क्या था, कोई भी एक मेंबर था, बीम था। बीम आप समझ करके चलो सिविल इंजीनियर हो। और ये कैंटिलीवर बीम है क्योंकि इधर से हमने इसको एक एंड से फिक्स कर दिया है। जब हमने एक एंड से इसको फिक्स कर दिया है तो हमको मालूम है यहाँ पे 3 एक्सिस होंगी। ये 3D बीम है ना, तो 3D बीम है तो 3 एक्सिस होंगी। एक तो जो इससे बिल्कुल बाहर की तरफ होगी तो हमने एक्स एक्सिस ले ली, एक जो ऊपर की तरफ होगी इस प्लेन में वो हमने वाई एक्सिस ले ली, और जो इस प्लेन में होगी बाहर की ये, तो वो हमने जेड एक्सिस ले ली। तो अगर कोई भी आपका कपल क्या है,
अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट अगर वर्क करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। यानी कि अगर कोई भी जो कपल है अगर वो इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, देखो बॉडी को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा और आप इसको फील कर पा रहे हो, ऐसे समझो जैसे घर पे हमारे टावल होती, तौलिया होती, तौलिया, तौलिया को आप एक एंड से फिक्स कर दो, तौलिया को आप एक एंड से फिक्स कर दो, एक हाथ से पकड़ लो और दूसरे हाथ से उसको ऐंठना शुरू करो, दूसरे हाथ से उसको ऐंठना, जैसे निचोड़ते हैं ना, तौलिया धोने के बाद पानी उससे निकालना होता है तो उसको निचोड़ते हैं, तो जब उसको घुमाओगे तो वो क्या होगा, आपका टॉर्क होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है बेंडिंग, क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, जो आपका आप अप्लाई कर रहे थे कपल, वो आप एक्स एक्सिस पे नहीं अप्लाई करोगे, उसको या तो वाई एक्सिस पे अप्लाई कर दो या जेड पे अप्लाई कर दो। तो जब आप उसको वाई या जेड पे अप्लाई करते हो तो आपका उसको हम क्या बोल देते हैं, बेंडिंग मोमेंट बोल देते हैं। अब देखो जब आप इसको वाई एक्सिस पे अबाउट करोगे तो जब आप इसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो अंदर की तरफ मोड़ोगे, बैंड करने की कोशिश करोगे तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ बैंड हो जाएगा। या फिर आप इस पे इस तरीके से लगाओगे जेड एक्सिस के अबाउट, तो जब जेड एक्सिस के अबाउट लगाओगे तो ये बैंड हो जाएगा नीचे को, ठीक है। तो जब भी वाई और जेड एक्सिस के अबाउट आपका कपल काम करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे। याद रख के चलना इसको, ये आप लोगों को पूरे सिविल इंजीनियरिंग में काम आने वाला कॉन्सेप्ट है कि टॉर्क क्या होता है और हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। हमें यही समझ नहीं आता कि बेंडिंग मोमेंट है तो वो काम कैसे कर रहा होगा। तो बेंडिंग मोमेंट या तो वाई एक्सिस के अबाउट या फिर जेड एक्सिस के अबाउट हमारा वो काम करके चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, इफ़ कपल एक्टिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट काम कर रहा है हमारा कपल तो हम उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क, क्या बोलेंगे, हम उसको टॉर्क बोल देंगे। और प्रोवाइड ट्विस्टिंग, और इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगी, ट्विस्टिंग, जैसे हमने तौलिया का एग्जाम्पल लिया था तो वो ट्विस्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें तो कपल एक्टिंग अबाउट ट्रांसफर सक्सेस, ट्रांसफर सक्सेस यानी कि या तो वाई के अबाउट या फिर जेड के अबाउट अगर वो हमारा काम कर रहा है कपल तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट। और इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगी, बेंडिंग देखने को मिलेगी। यानी कि जो बीम था हमारा अगर ये बैंड होगा तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बैंड होकर के आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा बैंड हो जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो इस चीज़ को, नीचे की तरफ जब ये काम करेगा तो, ठीक है, इस तरीके। या फिर होगा तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि उधर की साइड भी बैंड हो जाए, जब आप इसको इस तरीके से, जब ये वाला वाई एक्सिस वाला लगाओगे तो अंदर की तरफ को बैंड हो जाएगा ये, और जब जेड एक्सिस वाला लगाओगे कपल इस पे तो नीचे की तरफ ये बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैंड हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो हमने बात नहीं की थी, सिर्फ स्ट्रेस की बात की थी। तो देखिए स्ट्रेन, अब एक हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्ट्रेस बॉडी में पहले आती है कि स्ट्रेन बॉडी में पहले आती है, पहले स्ट्रेस आती है कि स्ट्रेन आती है। जैसे क्वेश्चन होता है ना, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, समझ रहे हो, हमारा क्वेश्चन रहता है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना यार कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, कौन चीज़ पहले आई है, तो वो बताना। लेकिन स्ट्रेस में अगर हम बात करें कि पहले स्ट्रेस आती है बॉडी के अंदर या स्ट्रेन आती है, तो इसका सही आंसर होगा कि बॉडी के अंदर पहले क्या आती है, स्ट्रेन आती है। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये बॉडी थी आप लोग के पास और आपने इसको खींचने की कोशिश करी, आपने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया, तो जब आप खींचोगे तो इसकी लेंथ में चेंज होगा, यानी कि ये बॉडी अपनी लेंथ में चेंज होने की कोशिश करेगी। जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने की वजह से क्या है, बॉडी अगर ये एल लेंथ है तो डेल एल होने की वजह से कोशिश करेगी, यानी कि लेंथ चेंज होगी। अब ये लेंथ चेंज कब हो रही है, जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तभी तो उसके अंदर स्ट्रेन आ रही है। अभी इसी स्ट्रेन को रेजिस्ट कौन करता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। जो ये लेंथ चेंज होने की कोशिश कर रही थी इसी को कौन रेजिस्ट करता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और यही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमको क्या देता है, स्ट्रेस देता है। तो पहले स्ट्रेस आई कि स्ट्रेन, तो पहले स्ट्रेन आई ना, आपने लेंथ को चेंज करने की कोशिश करी तभी तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। जब लेंथ को आप चेंज ही नहीं करते तो रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है कि नहीं। तो पहले आपने रेजिस्टेंस उसमें लाने की, आपने पहले लेंथ चेंज करने की कोशिश करी, फिर उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। तो जो हमारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरव्यू में कि स्ट्रेस बॉडी में पहले आती है कि स्ट्रेन पहले आती है, तो याद रखेंगे आपकी बॉडी में पहले स्ट्रेन आती है। अब मान लो कि ये कोई बॉडी थी रेड कलर वाली जिस पर हमने कोई पी अमाउंट का फोर्स लगाया हुआ था, टेंसाइल फोर्स। जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया तो इस बॉडी में जो है वो चेंज हो गया, इसकी लेंथ जो है डेल एल इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, डेल एल क्या होगी, इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी। तो स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, अगर लेंथ ऊपर एम में है और नीचे भी एम में, तो एम से एम कैंसिल, यानी कि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होने वाली। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अब ओरिजिनल लेंथ तो हमारे पास कितनी थी, एल, तो हमने उसको एल इनिशियल कह दिया कि इनिशियल लेंथ कितनी, एल। अब फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो फाइनल हो जाएगी एल प्लस की डेल एल, क्योंकि ये बढ़ गई है इतना, तो एल प्लस की डेल एल होगी। अब हम स्ट्रेन निकालेंगे तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल,
और नीचे ओरिजिनल कितना, इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल लेंथ कितनी है, एल प्लस के डेल एल माइनस के इनिशियल लेंथ कितनी थी, इनिशियल लेंथ एल थी तो एल रख दिया, और नीचे इनिशियल लेंथ एल रख दिया। तो यहाँ से देखो एल से एल कैंसिल हो गया, तो डेल एल ओवर एल। तो यही तो हम स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज कितना हुआ, देखिए डायमेंशन में डेल एल और कितना था एल, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लेंथ ना लिख करके अगर हम यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन लिखें ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो वो हमारे पास हो सकती है। क्योंकि अभी तो आप लेंथ को देख रहे हो, तो अगर लेंथ को देख रहे हो तो ब्रेथ में भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ना, तो ब्रेथ की वजह से भी तो हमको देखने को मिल रही है। तो स्ट्रेन वो हमारे पास कौन सी हो जाती है, वो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, परेशान मत हो। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो ये हमारे पास यूनिट लेस होता है सबसे पहली चीज़, और डायमेंशन लेस भी होता है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता है। अब आती बात टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की, कि कितने तरीके की स्ट्रेन हमारे पास होती है। तो एक होती है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल, और ये ड्यू टू टेंशन और कंप्रेशन होगी सर, या तो टेंशन की वजह से होगी या कंप्रेशन की वजह से। या तो आप बॉडी को खींचो उसकी वजह से होगी, या बॉडी को आप दबाने की कोशिश करो, कंप्रेस करने की कोशिश करो, उसकी वजह से होगी। एक होता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा ड्यू टू शियर फोर्स, शियर फोर्स की वजह से होगा। मान लो ये कोई बॉडी थी, तो इस बॉडी पर आपने इधर से शियर फोर्स लगाया, नीचे से ये फिक्स थी, तो ये बॉडी क्या करेगी, कुछ इस तरीके से चेंज होने की कोशिश करेगी। तो ये जो हमको देखने को मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन बोलेंगे। सब समझाऊंगा, परेशान मत हो आप, थोड़ा थोड़ा सा समझ लो बस। इसके बाद ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन होता है हमारे पास एप्सिलॉन टी। तो ये क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इंस्टेंटेनियस डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन इंस्टेंटेनियस डायमेंशन जो होता है उसको हम ट्रू स्ट्रेन बोल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पर देखते रहते हैं कितनी डायमेंशन हमारी चेंज हुई। लेकिन हमको वही फिर से मैं बोलूँगा कि रिलेशन हमको याद रखना है। तो ये याद रखना, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है log ई बेस 1 प्लस के एप्सिलॉन, या फिर ऐसे भी मिल जाएगा ये देखने को आपको, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है और नेचुरल लॉग को हम एल एन भी लिखते हैं, तो 1 प्लस के एप्सिलॉन ऐसे भी देखने को मिल जाएगा। ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस के ई। कहाँ से आया क्यों आया कुछ भी नहीं, बस आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, क्योंकि एमसीक्यू बस अगर बनेगा तो इस पर इस तरीके से बनेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, या कौन सा रिलेशन आप लोग को बता रहा है इनमें, ट्रू स्ट्रेन में और जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेन है, इनमें सही रिलेशन कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा बस। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है जूनियर इंजीनियर एग्जाम में। अब तो एई में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगा, बस पेशेंस आप लोग बनाए रखना। देखो सबसे पहले बात करेंगे इलास्टिकसिटी की। इलास्टिकसिटी होती क्या है, तो रीगेन ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल लोड। देखो मैंने इसमें बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं लिखी, एकदम टू द पॉइंट हम बात करेंगे। मान लो जैसे ये बॉडी थी, आपने इस बॉडी पर लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से क्या था, इस बॉडी की लेंथ चेंज हुई, चेंज होने की वजह हुई। अब आपने उस लोड को हटा दिया वहाँ से, और हटाने के बाद वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। मान लो पहले इतनी हो गई थी, लोड लगाने पे इतनी हो गई थी, लेकिन जैसे ही आपने उस पर से लोड हटाया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, वही आ गई जितनी पहले थी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिकसिटी बोलेंगे। क्लियर है। और ये इलास्टिकसिटी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट। इलास्टिकसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट टू स्ट्रेच। यानी कि अब एक बात बताओ, हमसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रबर में ज़्यादा इलास्टिकसिटी होती है कि स्टील में ज़्यादा इलास्टिकसिटी होती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो याद रखेंगे हमारी स्टील में ज़्यादा इलास्टिकसिटी होती है। क्यों, क्योंकि इलास्टिकसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस टू अगेन स्ट्रेच। यानी कि कोई भी बॉडी स्ट्रेच के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है उसको हम उसकी इलास्टिकसिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर एक बात बताओ, रबर है, रबर को आप खींचो, रबर खिंचती चली जाएगी, तो वो उसमें तो रेजिस्टेंस कम मिल रहा है ना, जब हम उसको खींच रहे हैं तो उसमें तो रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, वो तो आसानी से खिंचती चली जा रही है। लेकिन स्टील की बात करें तो स्टील को जब आप खींचोगे तो आसानी से खिंचती चली जाएगी, क्या बहुत हाई फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको खींचने के लिए, तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो जिस बॉडी में उसकी स्ट्रेचिंग के अलोंग अगर हमको ज़्यादा उसमें अगर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तो उसकी इलास्टिकसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ आ गई बात। तो इलास्टिकसिटी होता क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रेचिंग, ठीक है।
आई होप इस लाइन का मतलब आप समझ पा रहे होगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? तो नोट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, इसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाती, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। और मेटल्स लोडेड बियॉन्ड इल्ड पॉइंट अंडर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये इल्ड पॉइंट क्या है ये सर? तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आप लोगों को बताऊंगा इल्ड पॉइंट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, बियॉन्ड इल्ड पॉइंट हमको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है? देखो मान लो ये कोई बॉडी थी, ठीक है, आपने इस पर फोर्स लगाया तो ये बॉडी की क्या है, लेंथ इतनी बढ़ गई, इतनी बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी उसी पी अमाउंट फोर्स की वजह से, ठीक है। अब आपने इस फोर्स को हटा दिया, तो जब आपने इस फोर्स को हटाया तो फोर्स को हटाने के बाद क्या है, ये बॉडी इतनी रह गई, इतनी रह गई। मतलब देखो ओरिजिनल शेप में आने के लिए उसको यहाँ तक आना चाहिए था, और इतना हमने उसको खींचा था तो वो कुछ ही अपने आप को वापस ले पाई, कुछ ही अपने आप को रिकवर कर पाई, अपनी लेंथ को कुछ ही रिकवर कर पाई, लेकिन इतना तो वो फिर भी नहीं कर पाई ना रिकवर। तो ये जो आप लोग का होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि लोड हटाने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में ना जा पाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डक्टिलिटी, और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी बाय विच द मटेरियल कैन मेड इनटू थिन वायर। देखिए एक हमारा मेटल होता है, तो मेटल की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर आप उनको खींचो तो आप खींच करके उन्हें एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि हम उनको खींच करके, मटेरियल्स को खींच करके उनको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार में बना सकते हैं, तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। और ये सॉफ्ट मेटल्स में देखने को मिलती है। और याद रखेंगे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें जो स्ट्रेन होती है वो मोर देन 5% होती है। कितनी होती है? मोर देन 5% स्ट्रेन किस में देखने को मिलती है? डक्टाइल मटेरियल में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होती है? टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू द फॉर्म ऑफ सीट अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेशन लोड। अब मान लो ये कोई आप लोग के पास बॉडी थी, ठीक है, ये कोई बॉडी थी। अब आपने इस पर हैमरिंग एक्शन करा, आपने इसको पीटा, हथौड़े की हेल्प से इसको पीटा और पीट करके एक थिन सीट में कन्वर्ट कर दिया, एक पतली सीट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, मेटल्स की, कि उनको पीट करके एक थिन सीट में कन्वर्ट कर दें अंडर कंप्रेसिव फोर्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है लैक ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि जिसमें मान लो कि आप उसको, एक मेटल था, ठीक है, आप उसको खींच के थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे थे, पतला तार उससे बना रहे थे, ठीक है, तो वो आपका ब्रिटलनेस हो गया था। लेकिन अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, एक थिन वायर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, एक तार में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलेंगे लैक ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि वो कम खींच रहा है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें जो खिंचता नहीं है, बहुत कम खिंचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। अब इसमें स्ट्रेन होती कितनी है? तो लेस देन 5% होती है। और कार्बन कंटेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रिटलनेस के। मतलब अगर आप कार्बन कंटेंट को बढ़ाते जाओ तो आपकी ब्रिटलनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। अगर हम ब्रिटिल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटिल मटेरियल आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं कंप्रेशन में, कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वीक होते हैं किसमें? टेंशन में, टेंशन में वीक होते हैं। जैसे कि हम बात करें ब्रिटिल मटेरियल की, तो आपका ग्लास ब्रिटिल मटेरियल होता है, आप उसको अगर खींचोगे तो खींच जाए, एकदम ब्रेक हो जाएगा। वुड आपकी एकदम ब्रेक। कास्ट आयरन भी आप लोग का ब्रिटिल मटेरियल माना जाता है, जो सीआई होता है कास्ट आयरन, तो ब्रिटिल मटेरियल आप लोग का माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होती है। क्लियर? चलिए बाकी हम और स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में ज़्यादा, सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्डनेस की। तो हार्डनेस क्या होता है? एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सरफेस की प्रॉपर्टी होगी। रेजिस्टेंस अगेन स्क्रैच, इसमें क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस अगेन स्क्रैच देखते हैं। अब मान लो कोई बॉडी है, जैसे आप फ़ोन में देख रहे हो, तो फ़ोन की जो आपका जो ग्लास होगा वो स्क्रैच प्रूफ होगा। आपने देखा होगा वाटर प्रूफ होता है, डस्ट प्रूफ ग्लास होता है, जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है वो स्क्रैच प्रूफ होता है। यानी कि अगर आप नेल से उसको स्क्रैच करने की कोशिश करो इस तरीके से, जब भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इस टैबलेट को, तो यहाँ पे देखो मैं इसको स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये स्क्रैच नहीं होना चाहिए, इस पर स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए। अगर स्क्रैच आ गए तो वो बॉडी हार्ड नहीं है, और अगर स्क्रैच नहीं आए तो वो बॉडी हार्ड है। तो इस तरीके की हमारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैंने आपको ब्रिक्स में भी बताया था कि ब्रिक्स की जब हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो हम उसको अपने नेल्स की हेल्प से स्क्रैच करके देखते हैं। अगर वो स्क्रैच हो गया हमारा तो वो हार्ड नहीं है, ठीक है, और अगर स्क्रैचेस नहीं हुए तो बॉडी क्या है हमारी? हार्ड है।
क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो कल के लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बताया था, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, और आज भी मैं आप लोगों को फिर से स्ट्रेंथ का थोड़ा सा बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ एक वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्टेंस अगेन लोड, यही तो हमने कल भी डिस्कस करा था कि रेजिस्टेंस अगेन लोड जो होता है हमारे पास वो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। जब हमने आपने प्रीवियस लेक्चर देखा तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। इसके बाद हम बात करते हैं टफनेस की। टफनेस क्या होती है, तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट सडन और इम्पैक्ट लोड। जो हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है अगेंस्ट सडन और इम्पैक्ट लोड और सडन लोड की वजह से जो हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, टफनेस। याद रखना ये रेजिस्टेंस होता है कि बॉडी रजिस्ट करती है अपने आप को कि आप उस पर इम्पैक्ट लोड लगा रहे हो, आप सडनली लोड लगा रहे हो। इम्पैक्ट लोड मतलब जब कुछ हाइट से आप लोड डालते हो किसी बॉडी के ऊपर तो उसको इम्पैक्ट लोड बोल देते हैं। तो आप कुछ हाइट से उसके ऊपर लोड डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा हाइट से लोड डाल रहे हो, लेकिन फिर भी बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रही, बॉडी अपने आप को रजिस्ट करे हुए रोकने की कोशिश कर रही है, तो वो टफ़ है। इसका मतलब वो क्या है, बॉडी टफ़ है, ठीक है। लेकिन वहीं पर बात करें फैटीज़ की, तो फैटीज़ क्या होता है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू रिपीटेड साइक्लिंग लोडिंग। यानी कि जब आप उस पर साइक्लिंग लोडिंग लगा रहे हो, जैसे कि हथौड़े की हेल्प से लगता है, लगा हथौड़ा हट गया, लगा हट गया, लगा हट गया, लगा हट गया, लगा हट गया, ऐसे तो लगता है कोई हथौड़ा हैमर जो होता है, तो हैमर की वजह से जो होता है वो साइक्लिक लोडिंग होगी। तो जब कोई रिपीटेड या साइक्लिक लोडिंग हमारी होती है, रिपीटेड लोडिंग जब हमारी होती है तो उसकी वजह से जो रिडक्शन होता है उस बॉडी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जब आप उस पर बार बार लोड लगा रहे हो हटा रहे हो, लगा रहे हो हटा रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जो भी स्ट्रेंथ कम होती है, रिडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैटीज। और ये दोनों वर्ड आप याद रखेंगे, टफनेस भी और फैटीज भी, बाई हार्ट आप लोगों को ये याद रखनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखिए, सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है हमारा, वो परफॉर्म करते हैं हम डक्टाइल मटेरियल पर। जैसे कि हमारे पास लो कार्बन स्टील होता है, तो लो कार्बन स्टील क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। क्यों, क्योंकि देखो नाम से ही लिखा हुआ लो कार्बन स्टील, यानी कि इसमें कार्बन कम है। और अगर हम कार्बन बढ़ा देते तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, कार्बन बढ़ाने से बॉडी में क्या आ जाती है, ब्रिटिलनेस आ जाती है, बॉडी ज़्यादा ब्रिटिल हो जाती है। सही है, जैसे ग्लास होता है, कांच होता है ना, कांच कांच एक ब्रिटिल मटेरियल होता है। जैसे कि माइल्ड स्टील की बात करिए तो माइल्ड स्टील में क्या होता है, हमारा एफ आयरन होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है। तो देखो ये चीज़ आप याद रखना, वैसे तो मैं स्टील स्ट्रक्चर में भी इसको बताता हूँ। तो देखो ये मैग्नीज है, मैग्नीज का काम होता है टफनेस को बढ़ाना, ठीक है। और टफनेस मैंने अभी आप लोग को बताया था, टफनेस क्या होती है आप लोग की, ये आप लोग की रजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है इम्पैक्ट लोड से, ठीक है। और कार्बन का काम क्या होता है, तो कार्बन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कार्बन किसको बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को। तो ये आप लोग की प्रेजेंट होते हैं स्टील के अंदर, और माइल्ड स्टील में ये है। और हम जो अपना टेस्ट करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो हम किस पे बनाने वाले हैं, इस डक्टाइल मटेरियल लो कार्बन स्टील पे ही बनाने वाले हैं। अब देखो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी कि एक तरफ स्ट्रेस होगी एक तरफ स्ट्रेन होगी, इन दोनों के बीच हम अपना एक कर्व प्लॉट करेंगे और इसमें हम चेक करेंगे मटेरियल की स्ट्रेंथ को। मटेरियल किसको चेक करेंगे, स्ट्रेंथ को, क्योंकि स्ट्रेस ही तो हमको स्ट्रेंथ को बताती है। इनडायरेक्ट वे में अगर हम बोलें तो स्ट्रेस ही तो हमको स्ट्रेंथ को बताती है। कोई भी मटेरियल जितना ज़्यादा स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा मतलब उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं। तो यानी कि हम ये चेक करेंगे कि इसमें जो होगा स्ट्रेस कितना होगा, बॉडी का किस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम परफॉर्म करते हैं अपना यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसको हम यूटीएम बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं इसको। देखो इस तरीके की ये मशीन होती है, ये इसका बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है जो आरसीसी स्ट्रक्चर आरसीसी पर बना हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए होता है, और ये हमारा दोनों के लिए परफॉर्म होता है। ये कुछ इस तरीके की शेप होती है, आप देख लो। और ये जो पोर्शन होता है मिड वाला, ये मूवेबल पोर्शन होता है, अप डाउन जा सकता है, ऊपर और नीचे जा सकता है। तो ऊपर जो स्पेस होती है, स्पेस होती है टेंसाइल स्पेसिमेन के लिए, जब हम टेंसाइल टेस्ट करें उसके लिए। और ये जो स्पेसिमेन, ये जो जगह होती है, स्पेस होती है, वो कंप्रेशन टेस्ट के लिए होती है, जब हम कंप्रेशन टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कि हम अपना क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो यहाँ यहीं पे तो रखते हैं क्यूब को। अब देखो जो हमारा माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन होगा उसको हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और ये मूवेबल क्रॉस हेड होता है, ठीक है। और हमारी स्पेसिमेन जो होती है कुछ इस तरीके की स्पेसिमेन होती है, आप देख लो इस तरीके की स्पेसिमेन होती है, ये दोनों एंड होते हैं इसके, और ये हमारे पास इसकी लेंथ हम एल नोट लेकर के चल रहे होते हैं। और जब हम इस स्पेसिमेन को इसके अंदर फिक्स करते हैं इस तरीके से, जब हम इसके अंदर इसको लगा देते हैं तो ये खिंचती है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है और ऊपर से इसको फिक्स करे हुए तो इस पर टेंसाइल फोर्स लगता है।
तो ये देखो इस पर टेंसाइल फोर्स लगे। तो जब इस पर टेंसाइल फोर्स लगता है तो इस टेंसाइल फोर्स की वजह से होता क्या है कि इसकी लेंथ बढ़ जाती है। इसकी लेंथ क्या बढ़ जाती है, और हमें पता लेंथ बढ़ेगी तो लेंथ में चेंज होगा, और लेंथ में चेंज होगा तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ हमको क्या देगा, स्ट्रेन देगा। अब इस स्ट्रेन को मेजर करने के लिए जो लेंथ इंक्रीज हुई है, इसको मेजर करने के लिए लगा हुआ होता है हमारा एक्सटेंसोमीटर। क्या लगा हुआ होता है यहाँ पे, हम एक्सटेंसोमीटर लगा देते हैं। मेजर्ड ओल्ड एक्सटेंशन ओवर द लेंथ, यानी कि उस लेंथ में जितने भी चेंजेज होंगे, चाहे वो लेंथ को लेकर के हो या डाया को लेकर के हो, तो वो सब ये एक्सटेंसोमीटर क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। और जब हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगाते जाते हैं इस मशीन की हेल्प से, अपना इसको हम देखिए लोड इंडिकेटर होता है जो हमको ये बताता है कि हम इतना इतना लोड लगा चुके हैं, अब हम इतने लोड पे हैं, अब हम इतने लोड पे हैं, तो वो हमको बताता जाता है, और यहाँ से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लोड लगाते जाते हैं तो ये जो मटेरियल होता है हमारा, इसमें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है ये। ठीक है, ये हमारा, तो ये नेक बन जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, नेक। याद रखना, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे बताऊंगा देखो ये नेकिंग कंडीशन है। तो याद रखेंगे नेकिंग कंडीशन कुछ इस तरीके की होती है, और इस नेकिंग के बाद क्या है, हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। इस नेकिंग के बाद हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, और यहाँ पे जो फ्रैक्चर हमको देखने कप कोन फ्रैक्चर, क्या बोलते हैं उसको, कप कोन फ्रैक्चर। और ये कप कोन फ्रैक्चर जो होता है हमारा, वो 45 डिग्री के एंगल पे होता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया। तो याद रखेंगे जब हम इसको खींचते जाएंगे तो यहाँ पे हमको नेक के बाद एक फेलियर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम कप कोन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो याद रखें ये क्या बनता है हमारा, नेक। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा होता है यहाँ पे लोड इंडिकेटर होता है, और ये हमको क्या है, ग्राफ भी प्लॉट करके देता है। ये हमको क्या होता है, यहाँ पे स्केल भी लगी हुई होती है और ये ग्राफ प्लॉट करके देता है यही। ठीक है, यहाँ पर लोड बढ़ाते जाते हैं और यहाँ पे हमको ग्राफ बनता जाता है। तो जो ग्राफ बन करके आता है माइल्ड स्टील के लिए, तो वो ग्राफ बन करके आता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हमारा बन करके आता है। यहाँ पे हमारी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा बन करके आता है। नीचे हमारी स्ट्रेन होती है और ये हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस होती है। देखो आपको लगता होगा कि यार इस लेक्चर को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, तो अंदर से यार पता नहीं, जब आप लाइक करते हो, मोटिवेट करते हो, कमेंट करते हो, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि हाँ यार आप सही काम कर रहे हो। लेकिन जब आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, और चैनल पे वीडियोस भी देखते हो फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो थोड़ा सा यार लगता है कि यार मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है कुछ। तो देखो ये आपको लग रहा होगा कि एकदम से बन गया, लेकिन नहीं, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है इस डायग्राम को। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले से लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, वरना यही लेक्चर हमारा कई घंटे तक चलेगा। तो हमें उससे फ़ायदा क्या, हमें तो मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तभी तो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, तभी तो रिजल्ट आएगा यार, है कि नहीं। तो देखो ये हमारे पास क्या है, तो हम जब हम करते क्या हैं, इधर स्ट्रेन होता है इधर स्ट्रेस होता है, यही वही यूटीएम मशीन हमको देती है प्लॉट करके, समझ रहे हो। तो ये इधर स्ट्रेन स्ट्रेस, तो इस तरीके से हमारा एक डायग्राम बन करके आता है ये हमारा डायग्राम बन करके आता है, समझ रहे हो। तो ये देखो ये नेकिंग अभी बताया था, नेक बनता है, तो इसी की हम चर्चा करेंगे अभी, बस थोड़ा सा वेट करो। तो जब हम लोड लगाते जाते हैं, लोड लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, तो पहले हाँ इस पॉइंट पर आता है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। और ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है हमारी, अगर मान लो कि ए पॉइंट पर आने के बाद हमने लोड को हटा दिया, तो जैसे ही हम लोड को हटाएंगे तो बॉडी हमारी ओरिजिनल शेप में आ सकती है, वो वापस यहाँ पे आ सकती है। जब हम लोड लगा रहे थे तो इधर गई, लेकिन जब लोड को हटाया तो बॉडी यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम ए पॉइंट पे आ गए, लेकिन हम फर्दर लोड लगाते गए तो बॉडी आगे खिंचती जाएगी। जब बॉडी आगे खिंचती जाएगी तो पहुंचेगी बी पॉइंट पे, और इसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। यानी कि इलास्टिक लिमिट ये वो पॉइंट है कि अगर हमने यहाँ पे अगर हमने लोड हटाया, बी पॉइंट से अगर लोड हटाया, तो भी हमारी पॉसिबिलिटी है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, वापस वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर हमने बी पॉइंट पे पहुँचने के बाद भी अगर लोड को हटाया। लेकिन अगर हम लोड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और हम पहुंच गए सी पॉइंट पे, मैंने आपको बताया था लोड इंडिकेटर लगा हुआ होता है, वो बताता रहता है, और सी पॉइंट पे पहुंच गए, और सी पॉइंट हमको बताता है अपर इल्ड लिमिट। क्या बताता है, अपर इल्ड लिमिट। तो अपर इल्ड लिमिट क्या होता है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये होता है हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब अगर आपने अब यहाँ से इस सी पॉइंट पर पहुँचने के बाद लोड को हटाया, तो अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आप इधर आ पाओगे, अब आप इधर नहीं जाओगे, आप यहाँ पे हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें हो गया।
अब देखो, जब एक बार परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, फिर आप उस पर लोड लगाते गए, तो यहाँ पे हमारा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप लोड लगाते गए तो यहाँ पे हमको मिलता है लोअर यील्ड लिमिट। अब मुझे ये बताओ कि जब आपको सी पॉइंट मिल गया था तो फिर यहाँ पे डाउन कैसे हुआ? ये डाउन कैसे हुआ? ये तो मैक्सिमम स्ट्रेस पर पहुँच गया था ना। यहाँ पे तो हमको स्ट्रेस देखने को मिल गई, यील्ड स्ट्रेस हमने इसको कह दिया सिग्मा वाई, चलो सी पॉइंट पर सिग्मा सी कह दिया। लेकिन फिर उसके बाद स्ट्रेस कैसे कम हो गई? फिर उसके बाद स्ट्रेस कम हो गई सिग्मा सी, तो सिग्मा सी पे हम आकर के क्यों ड्रॉप हो गए? ये जो हमारा रीज़न है क्यों ड्रॉप हुआ, तो ये हमसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम कांस्टेंट रहता है, तो डी पॉइंट पे पहुंचते हैं। फिर डी पॉइंट से देखो एक बार फिर हमारी ऐसी कंडीशन आती है कि हम लोड बढ़ाते जाते हैं और हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच जाते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेस देखो, अगर एक बार लोड पहुंच गया अपने, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, फिर वो कम हो गया। फिर कम होने के बाद ऐसी कौन सी बॉडी के अंदर कौन सा जादू हुआ जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ गई और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गई, मतलब वो और ज़्यादा लोड को कैरी कर पा रहा है। अब देखो, पहले यहाँ तक कैरी कर पा रहा था, यहाँ तक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। अब ये क्या होती है ये भी डिस्कस करूँगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब फिर आप लोड बढ़ाते गए, लोड बढ़ाते गए, तो उसके बाद आपको बन जाता है नेकिंग। क्या बन जाती है? नेकिंग। नेकिंग बन जाता है, अभी आपको बताया था किस तरीके से बनता है नेकिंग। फिर लोड बढ़ाते गए, नेकिंग बन गया, और फाइनली एक पॉइंट हमको मिलता है एफ, जहाँ पर वो बॉडी क्या कर जाती है? फ्रैक्चर। और यहाँ पे जो ये फ्रैक्चर होता है ना भाई साहब, इसको हम क्या बोलते हैं? कप कोन फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं इसको? कप कोन फ्रैक्चर बोलते हैं, और ये 45 डिग्री के एंगल पर होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, इसमें हमें बहुत सारी लिमिट हमको देखने को मिली, बहुत सारी स्ट्रेस हमको देखने को मिली। लेकिन ये जो कर्व होता है, इसका जो स्लोप होता है, ये टेन थीटा होता है, और ये टेन थीटा हमको क्या देता है? ई। इस ई को हम क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको? यंग मॉडुलस, या फिर हम इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, किसके लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए, जो कि हमने किसके लिए बनाया है? अपना माइल्ड स्टील के लिए, क्योंकि माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, उसके लिए हमने इसको ड्रॉ किया। अब चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे जो पूछे जाते हैं वो हम बताते हैं। देखो, ये याद रखना, स्ट्रेन, स्ट्रेन कम्स इन मटेरियल बिफोर स्ट्रेस। पहले स्ट्रेन आती है, देन स्ट्रेस आती है। और सिग्मा क्या होता है? स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ओवर द स्ट्रेन। याद रखेंगे, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मटेरियल के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है स्ट्रेस कि हमारा मटेरियल किसका है, स्टील का बना हुआ है कि वुड का बना हुआ है कि ग्लास का बना हुआ है कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है। वो डिपेंड करता है स्ट्रेन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्ट्रेन के। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब एक इंजीनियर आते हैं जिनका नाम है हुक्स, या साइंटिस्ट बोल सकते हैं जिनका नाम है हुक्स, और हुक्स आकर के अपना एक लॉ देते हैं और कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स, बोलते हैं हुक्स ये कहते हैं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट और अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक और इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो स्ट्रेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं स्ट्रेन के। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं स्ट्रेन के। इन्होंने कहा था कि देखो, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, यहाँ पर अगर लोड हटाओगे तो बॉडी आराम से वापस आ जाएगी। लेकिन ए बी भी तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लोड आप हटा रहे हो, तो पूरे चांसेस है कि बॉडी यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। कुछ चांसेस है कि बॉडी वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल शेप में। तो उन्होंने कहा था देखो, प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, क्योंकि यहाँ से हटाने के बाद आ ही जा रही है बॉडी। लेकिन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट है, और विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के पॉइंट तक भी अगर कहीं पर आप देखोगे तो बॉडी वापस आ जाएगी, इसलिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। विद इन द इलास्टिक, पूरी इलास्टिक लिमिट के अंदर, और प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो है ही, प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो है ही, यहाँ से तो आ ही जाएगी। लेकिन इसके अंदर अंदर भी अगर कहीं पर है तो पूरे चांसेस हैं कि बॉडी वापस आ जाएगी, लेकिन इसलिए स्ट्रेस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। ये किसने बताया था? हुक्स ने बताया था। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो आप बस इसी पॉइंट को याद रखेंगे। ये पूरा एकदम ऑथेंटिकेट है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट और अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट जो स्ट्रेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं स्ट्रेन के। अब हमको मालूम है, हम 12th में पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, और वो हमने ले लिया ई, ठीक है। क्या ले लिया? ई। और ये ई क्या है हमारे पास? तो मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस बोलते हैं, तो जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो स्ट्रेस की हमने यूनिट ले ली न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो आप न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लो, या मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे यूनिट लो अपनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लो। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, हमारे पास सिग्मा क्या आ गया? स्ट्रेस, और एप्सिलॉन क्या आ गया? स्ट्रेन, और ई क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? यंग मॉडुलस, ठीक है। वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? और यंग मॉडुलस भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए,
अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सी पॉइंट हमको मिला था, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, इस तरीके से हम गए थे, फिर ये तो ये पॉइंट हमको मिला था सी, फिर सी से हम आए सी डैश पे, तो सी से सी डैश पे आए, तो यहाँ पे हमारा रीजन जो है वो ड्रॉप क्यों करता है, ये ड्रॉप क्यों करता है, तो देखो जो हमारा माइल्ड स्टील होता है वो हमारा Fe और कार्बन से मिलकर के बना होता है, आयरन और कार्बन होता है। तो जैसे जैसे हम उसको खींचते जाते हैं तो इन दिस रीजन कार्बन जो है वो Fe से अलग होता जाता है। आपने भी देखा होगा कि जो आयरन स्टील की रोड है, अगर आपने देखा हो कभी उसको, जब हम गर्म करते हैं, फिर गर्म करने के बाद ठंडा जब उसको करते हैं, तो उसकी लेयर पर छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो गांव में अगर देखा हो या किसी मिस्त्री वगैरह को देखा हो, तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कार्बन उससे अलग हो रहा है। तो जब हम बॉडी को खींचते जाते हैं ना, तो इस रीजन में होता क्या है कि बॉडी से कार्बन अलग हो जाता है। तो इस कार्बन अलग होने की वजह से क्या है, ये रीजन हमारा ड्रॉप कर जाता है। और कार्बन क्या होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है उसकी, जो हमारा स्टील होता है। और अगर ज़्यादा कार्बन हो जाता है तो मटेरियल हमारा ब्रिटिल भी हो जाता है, ये भी हम जान चुके हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जब हम करते जा रहे थे तो यहाँ पे आए, फिर उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ आई मटेरियल के अंदर, कौन सा जादू हो गया जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस बढ़ गई इस रीजन की वजह से। ये हमारा रीजन कैसे फिर राइज कर गया, ये ऊपर कैसे चला गया, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गई, तो हम इसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। तो हमको मालूम है बेटा कि कोई भी जो मटेरियल होता है हमारा वो परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी मटेरियल जो है हमारा वो परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट सॉलिड नहीं होता है। वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है, और कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, गैप होता है। अब जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाते जा रहे थे, तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप होता है, एक पॉइंट पर जाने के बाद वो गैप जो है वो फिल हो जाता है। जो पार्टिकल आप खींचते जा रहे थे, तो जो उनके बीच गैप था वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है, एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं पार्टिकल, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से ही क्या है, उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेस पर पहुंच जाता है अपनी, उसकी कुछ स्ट्रेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें ये स्टेन हार्डनिंग रीजन देखने को मिलता है। तो यही सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कि कोई भी मटेरियल परफेक्ट नहीं होता, लोड बढ़ाने की वजह से वो फिल हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट हमको देखने को मिलता है। क्लियर है। उसके बाद आता है कि हमारा जो ई एफ रीजन होता है, वाई रीजन ई एफ रीजन में जो हमारी स्ट्रेसेज है वो क्यों कम हुई। देखो ई एफ रीजन हमारा कहाँ था, ये वाला रीजन था ई एफ। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखो ई एफ रीजन में, कि जब एक बार हमारी स्ट्रेस बढ़ गई थी, जब गैप फिल हो गया था, तो फिर उसके बाद तो मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती जानी चाहिए थी ना, बढ़ती जानी चाहिए थी, फिर तो ग्राफ इस तरीके से आना चाहिए था। फिर ये ड्रॉप क्यों हुआ, ये ई एफ रीजन नीचे क्यों आया, यहाँ पे स्ट्रेस हमारी कम क्यों हुई, क्योंकि अल्टीमेट पे जब वो पहुँच गया एक बार, तो अल्टीमेट पे पहुँचने के बाद फिर तो आगे जाता रहना चाहिए, फिर ये कम क्यों हुई, नीचे क्यों आई है, यहाँ से यहाँ क्यों आई है फिर, समझ रहे हो। तो इसको हम देखो ये क्यों होता है, इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, स्ट्रेस जो होती है वो हमारा होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब हमको मालूम है इन दिस रीजन एरिया हमारा कम होता जाएगा। अब एक मटेरियल है भाई साहब, आप उसको खींचे जा रहे हो, तो इसका एरिया जो पहले था वही रहेगा, नहीं, इसका एरिया कम होता जाएगा, ये इस तरीके से कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि हमारा डक्टाइल मटेरियल है और हमको पता है डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी में क्या होता है, जब आप उसको खींचते हो तो वो थिन वायर में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो उसको आप खींचते जाओगे तो पतला होता जाएगा, तो उसका एरिया क्या है, कंटिन्यूसली कम होता जाएगा। जब कंटिन्यूसली कम होगा तो एरिया कम होगा, तो स्ट्रेस तो बढ़नी ही चाहिए ना। तो वही तो हम कह रहे हैं, स्ट्रेस बढ़नी चाहिए। तो देखो यही तो हम कह रहे थे कि जब आप उसको खींचते जा रहे हो, और स्ट्रेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जब आप खींचते जा रहे हो तो एरिया कम होता जाएगा, तो एरिया कम होता जाएगा तो स्ट्रेस तो बढ़नी चाहिए, स्ट्रेस तो ऊपर मिलनी चाहिए, फिर स्ट्रेस नीचे मिल क्यों रही है, ये अल्टीमेट से भी नीचे कम क्यों हो जा रही है, यही चीज़ हमको समझनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, याद रखना इस चीज़ को, रिमेंबर कि ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई जब आप स्ट्रेस लेते हो तो लोड अपॉन एरिया लेते हो, और यहाँ जो एरिया लेते हो बाबू ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हो, भूल गए आप, मैंने बताया नहीं था क्रॉस सेक्शन एरिया आप लेते हो। आप इंस्टेंटेनियस एरिया थोड़ी ना, आप ट्रू स्ट्रेस थोड़ी ना ले रहे हो, आप ट्रू स्ट्रेस थोड़ी ना ले रहे हो, आप तो नॉर्मल स्ट्रेस ले रहे हो। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होती है, लोड अपॉन एरिया, तो आप तो ओरिजिनल एरिया लोगे ना। अब आपको इस एरिया से क्या मतलब है कि एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो इसलिए हमको याद रखना होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि एरिया घट रहा है कि बढ़ रहा है। हमको याद रखना होता है कि हम जो ले रहे हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस ले रहे हैं, और उसमें जो हम अपना एरिया लेते हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। ठीक है, जो टेंसाइल लोड लगाने की वजह से हर पॉइंट पर डिक्रीज होता है, जिससे इंस्टेंटेनियस एरिया कहते हैं, जबकि हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते समय ओरिजिनल एरिया लेते हैं। हम ओरिजिनल एरिया लेते हैं, हम इंस्टेंटेनियस एरिया नहीं लेते। तो फिर एरिया घटे कि बढ़े, हमें उससे क्या मतलब है, हमें उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब अगर एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एरिया कम हो रहा है लेकिन हम इस एरिया को लेते ही नहीं है जब, तो हमें क्या मतलब फिर स्ट्रेस बढ़नी चाहिए, तो इसलिए वो रीज़न हमारा क्या कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है,
तो देखो बाबू, प्रूफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो होता क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे ये डक्टाइल मटेरियल है, ये भी ब्रिटिल मटेरियल है। तो हम डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर स्ट्रेस स्टेन कर्व बनाएं तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सब डक्टाइल मटेरियल की अलग अलग स्ट्रेस होती है ना, सब एक से तो नहीं हो सकते, सबके लिए माइल्ड स्टील जैसा कर्व तो नहीं आएगा। तो ये कोई डक्टाइल मटेरियल था जिसके लिए हमने कर्व बनाया, ऐसा आया। और ये एक ब्रिटिल मटेरियल था जिसके लिए हमने कर्व बनाया, तो कुछ ऐसा आया। तो यहाँ पे आप देखो बाबू, तो एक चीज़ समझो कि जैसे वो हमारे पास पॉइंट था, तो उस पॉइंट में हमें अगर इस तरीके का जो माइल्ड स्टील के लिए करता, तो हमें ऐसा पॉइंट मिल रहा था जहाँ पे हमको यील्ड स्ट्रेस मिल रही थी, जहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। लेकिन इस डक्टाइल मटेरियल पे कहाँ पे कोई पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर हमको देखने को मिल जाए कि ये इसकी यील्ड स्ट्रेस होगी, यहाँ पे इस पर परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी, नहीं देखने को मिल रहा। तो हम करते क्या है, जो हमारे पास स्ट्रेन होती है, इस स्ट्रेन में 0.2% का ऑफसेट ले लेते हैं इस स्ट्रेन में। तो इस स्ट्रेन में जब 0.2% का ऑफसेट लेते हैं, तो ऑफसेट लेने के बाद हमें, ये हमने ऑफसेट ले लिया, तो ऑफसेट लेने के बाद जो पॉइंट हमको कर्व पे मिलता है, हम उसको मीट करा देते हैं स्ट्रेस वाली लाइन पर। वहाँ पे जो हमको स्ट्रेस देखने को मिलती है, हम उसको क्या बोल देते हैं, यील्ड स्ट्रेस। और वही यील्ड स्ट्रेस को नया नाम दे दिया जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। क्या बोलते हैं गाइज, इनको हम प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो एट 0.2% ऑफसेट द स्ट्रेन इज दैट इज 0.2% ऑफसेट। ठीक है, तो वो हमको क्या मिलती है, प्रूफ स्ट्रेस। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसके आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे ना हमारे गाइज, वो सब के सब लेक्चर्स आप लोग को एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ये लास्ट लेक्चर है जो आप लोग को यूट्यूब पे मिल रहा है, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। बाकी सब लेक्चर आप लोग को मैं एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और ये अभी हमारा लाइव कोर्स चल रहा है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोर्स हमारा चल रहा है, तो आप वहाँ पर जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस मैंने बता दिया, 649 रुपीज़ है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है आप लोगों को। और ये हमारी क्या है कि 500 600 तो हमारी यार ट्यूशन फ़ी भी होती थी, जो हमारी 10 12 की होती थी। और इतने में तो आप लोगों को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको मिल जा रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी चीज़ को हम देख करके पढ़ते हैं ना, तो 60,000 गुना जो है हमारी जो रिटेंशन चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं हमारे माइंड के अंदर। जो विजुअल लर्निंग होती है, जिसको हम देख करके सीखते हैं। और मैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें इमेज के हेल्प से ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इलास्टिक स्ट्रेन एंड प्लास्टिक स्ट्रेन। तो इलास्टिक स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया भी था। अगर मान लो ये बॉडी है, आपने इस पर लोड लगाया, लोड लगाने के बाद ये खिंच गई, लेकिन फिर इसमें से लोड को हटा दिया तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, तो ये आप लोग की क्या होगी, इलास्टिक स्ट्रेन हो गई। ये क्या होगी, इलास्टिक स्ट्रेन। लेकिन जब आपने इसको खींचा था, खींचने के बाद ये बॉडी इतनी खींची, लेकिन कुछ ही अपनी रिकवर कर पाई, पूरे तरीके से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आई, तो इतनी स्ट्रेन इसमें रह गई। तो ये जो स्ट्रेन रह जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेन था, ये स्ट्रेस था, तो आप यहाँ से लोड लगाते गए लगाते गए लगाते गए, इस तरीके से कर्व खींचते गए, तो ये लोडिंग कंडीशन हो गई। लेकिन जैसे ही आपने उसको अनलोड किया, वहाँ से लोड हटाया, तो लोड हटाने के बाद आप देखोगे तो ये हमारे पास स्ट्रेन आ गई, इतनी स्ट्रेन आ गई हमारे पास बॉडी के अंदर। लेकिन जब आपने उस बॉडी पे से लोड को हटाया, तो आपने देखा कि केवल इतनी ही स्ट्रेन रिकवर हो पाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही आ पाई, बॉडी यहाँ पे नहीं पहुँची। बॉडी यहाँ पे नहीं पहुँची मतलब इतनी ही स्ट्रेन उसमें रिकवर हो पाई। तो जो रिकवर हो गई है उसकी बॉडी की शेप, उसको हम इलास्टिक स्ट्रेन बोल देते हैं अनलोडिंग करने पे। लेकिन जो रिकवर नहीं हुई, जो उसमें रह गया, इतना डिफॉर्मेशन उस बॉडी के अंदर रह गया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक स्ट्रेन। तो ये होता है आप लोग का इलास्टिक स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिलियंस। रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बार पूछा जाता है। टफनेस क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होती है, ये सब पूछे जाते हैं। तो देखो रेजिलियंस क्या होती है, ये हमारे पास क्या था बेटा, स्ट्रेस स्टेन करता है, इधर लोड था, इधर डिफॉर्मेशन था। ध्यान से देख लो, इधर लोड था, इधर डिफॉर्मेशन था। आप लोड लगाते जाएंगे, बॉडी में डिफॉर्मेशन होता जाएगा, लोड लगाते जाएंगे, डिफॉर्मेशन होता जाएगा। तो एक पॉइंट हमको मिलता था, बी पॉइंट, जो हमने देखा था, जिसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते थे। तो अगर हम लोड लगाते गए, अगर हम बी पॉइंट से पहले पहले तो लोड लगाएंगे, लोड हटाएंगे, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। यही तो बताया था हुक्स ने, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो कोई भी बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट पे नहीं पहुंचे, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर कोई भी बॉडी, जैसे कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ये पॉइंट भी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी को स्टोर कर रही है, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट कोई भी बॉडी कितना एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। अब बाबू एक बात बताओ, आप बताओ, आपने बॉडी को खींचा, रबर है, रबर को आप खींचो,
रबर को आप खींचो, जब खींचोगे तो आपने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। कोई जादू हो गया क्या, ओरिजिनल शेप में आ गई वो अपनी? नहीं। जब आप उसको खींच रहे थे तो उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे थे और वो एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो गई थी। अब वही एनर्जी क्या करती है, उस बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने का काम करती है। समझ रहे हो ना आप? तो वो बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शेप में लाने का काम करती है। उस एनर्जी जो होती है उस बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने का काम करती है। तो कोई भी बॉडी के अंदर इस इलास्टिक लिमिट से पहले पहले जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिलियंस। और प्रूफ रेजिलियंस क्या होगा बाबू, जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करेगा, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक जो बॉडी कोई भी एनर्जी स्टोर कर लेगी, पूरी इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। तो पूरी इलास्टिक लिमिट तक जो भी एनर्जी स्टोर कर लेगी, अप टू द इलास्टिक लिमिट, हम बोलेंगे इसको कि अप टू द इलास्टिक लिमिट कोई भी बॉडी जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रूफ रेजिलियंस। क्या बोलेंगे उसको, प्रूफ रेजिलियंस। तो याद रखेंगे रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है। अब ये देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन के आ जाएगा, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालेंगे, जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो हमको एनर्जी स्टोर्ड देगा। तो कैसे निकालेंगे एरिया ट्रायंगल का, 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, डेल्टा है, और हाइट कितनी इसकी, पी है। तो पी इंटू डेल्टा क्या दे देगा, हाफ पी इंटू डेल्टा हमको दे देगा इसमें एनर्जी के कितनी इस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। चलो अब आता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। अब ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस देखने के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में हम कर्व बनाते हैं। उस एनर्जी स्टोर्ड को पर यूनिट वॉल्यूम देख लो, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। याद रखेंगे, जूल पर मीटर क्यूब में आप लोग की आती है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास करो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, जो एनर्जी है आप लोग की पर यूनिट वॉल्यूम जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड हुई है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो बॉडी के अंदर स्टोर हुई, उसको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। अब इसके बाद आता है टफनेस। तो सेम है, बॉडी फ्रैक्चर पॉइंट के अंदर अंदर, फ्रैक्चर पॉइंट के अंदर अंदर अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्चर या फेलियर पॉइंट के अंदर अंदर जो भी एनर्जी स्टोर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी टफनेस। तो एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फेलियर पॉइंट इज नोन एज टफनेस, उसको हम क्या बोल देते हैं, टफनेस। और वहीं पर फेलियर पॉइंट के अंदर अंदर जो भी मटेरियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, पर यूनिट वॉल्यूम जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ टफनेस। लेकिन कहाँ तक, फेलियर पॉइंट तक। और हम उसमें रेजिलियंस में कहाँ तक देख रहे थे, तो इस बी पॉइंट तक देख रहे थे, जो कि हमारा क्या था, इलास्टिक पॉइंट था। तो इलास्टिक पॉइंट तक देखोगे तो उसको रेजिलियंस बोल देंगे, और फेलियर पॉइंट तक देखोगे तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, टफनेस बोल देंगे। क्लियर हुआ इतना। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, कोई भी बॉडी है डिफॉर्म होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिफनेस बोलेंगे। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है लोड अपॉन डिफॉर्मेशन। बस ये बताना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। लोड अपॉन डिफॉर्मेशन क्या होता है, आपको स्टिफनेस होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं। तो ये जो मैंने आप लोग को बताया, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इससे आगे के लेक्चर जो भी होंगे वो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। हमारे वीआईपी सिविल गुरु जो है वो हमारे एप्लीकेशन का नाम है। फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन 399 में, और ये जो आप लोग को 649 में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम ए नंबर कंटेंट मिलेगा आपको। पीडीएफ भी वहीं पे मिलेंगी सारी, आप लोग को वीडियोज़ भी वहीं पे मिलेंगी। और लाइव कोर्स है अभी हमारा चल रहा है, ये मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूँ। 1 ईयर या 1.5 ईयर की इसकी वैलिडिटी रहेगी, और जिसको आप ज्वाइन करके अपने आप के जो क्वालिटी है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी कोई डाउट रहता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन कॉल आपको 6 to 9 PM पे ही करनी होगी, ठीक है। इस बीच आपकी मैं कॉल रिसीव कर लूँगा, अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट ही आप लोग का है 649, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं होता। अगर इससे भी कम प्राइस में कहीं कोर्स मिले तो आप जा करके ले लेना, ठीक है। मेरे इधर से छूट है बिल्कुल, अगर आज इससे बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है और इससे कम प्राइस पे मिल रहा है तो आप जा करके ले लेना तुरंत, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।